गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास आई थिंक कंप्लीट हुई है ना। तो स्टार्ट करें केमिस्ट्री। एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दो अगर सब लोग हैं प्रेजेंट तो। SOSE सेक्टर 23, गांधीनगर, हरिनगर, INA कॉलोनी, SOSE CL। ओके, सेक्टर 23। चलो, सभी लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था, हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, है ना। उसके अलावा मैंने तुम्हें कहा था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ चैप्टर है ना। तो मैं इसके आज तुम्हें पहले इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी जिससे हर साल जेई में क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। तो जैसे मैंने लास्ट के 10 ईयर्स को एनालाइज करा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो 2-3 टॉपिक्स लगे जिससे हर साल क्वेश्चन आया है जेई में, है ना। तो मैं आज पहले तुम्हें वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी जो हमारी थ्योरीज हैं, जैसे डाल्टन्स थ्योरी है, थॉमसन्स मॉडल है, या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, तो ये सब थ्योरी हैं जो ऑलमोस्ट अभी सिलेबस से हमारी कुछ पार्ट इसका हट चुका है, ठीक है। तो उसको हम लोग थ्योरीज को एंड में करेंगे बिकॉज उससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज तुम्हें यहाँ पे 2 टॉपिक्स पहले कंप्लीट करवाऊंगी जो थोड़े से मुझे लगता है थोड़े टफ होते हैं और जो थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर्स हैं क्या, जो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, ठीक है। जैसे अगर सपोज मुझे किसी भी एटम के अंदर ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, जैसे अगर मैं ही हूँ, अगर तुम में से किसी को पता करना है कि मैं कहाँ रहती हूँ, है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो ये पता करोगे कि मैम इंडिया से ही पढ़ा रही है ना। इंडिया में कौन सी स्टेट है, स्टेट में कौन सी सिटी है, और फिर सिटी में मैं किस एग्जैक्ट एरिया के अंडर रह रही हूँ, है ना। तो अगर मेरी एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए किसी भी एटम के अंदर, वैसे तो हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, पर अगर फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए, एक एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए एटम के अंदर, तो हम उसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 4 quantum numbers required to define an electron completely in an atom are called quantum numbers, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट डिस्क्राइब्स साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है या फिर जो साइज है इलेक्ट्रॉन वेव का, वो कौन डिफाइन करता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे अब तुमने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये हमारा एटम है, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट शेल्स में, है ना। तो ये जो के शेल, एम शेल, एन शेल होता था, यही अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली एन की अगर हम बात करें कि एन जो होता है उसके नंबर्स क्या स्टार्टिंग हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। 1 के लिए हम डिनोट करते हैं के से, 2 के लिए डिनोट करते हैं एल से, 3 के लिए डिनोट करते हैं एम से, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से शेल में प्रेजेंट है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले हम उसका शेल पता करते हैं। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर है ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर ऑर्बिटल्स पता करने के बाद हम उसका स्पिन पता करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पता करा है कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, या एन शेल है, या फिर कोई और, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, एन अगर मेरा 1 हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम अच्छा सब शेल्स को डिफाइन करते हैं। तो शेल के अंदर हमारे सब शेल्स आएंगे, ठीक है। तो
जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास वन, एन की वैल्यू वन है, ठीक है, तो वन के लिए कितने सबशेल्स होंगे, एक सबशेल। ऐसे ही दो के लिए कितने सबशेल्स होंगे, दो सबशेल। तीन के लिए तीन सबशेल, और चार के लिए चार सबशेल। तो जितने एन की वैल्यू होगी उतने ही सबशेल्स हम उसके लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहला था, हमने इलेक्ट्रॉन का शेल पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने देखा एक शेल है हमारा, एन की वैल्यू वन है, तो उसके अंदर कितने होंगे, एक सब शेल होगा। दो हैं तो उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, दो सब शेल होंगे, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है वो हमारे सबशेल्स के बारे में ही हमें बताता है, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। शेल के अंदर जो भी हमने पीछे देखा कितने सबशेल्स होंगे, वो कौन डिफाइन करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, शेल सबशेल के, तो सबशेल के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना है दैट इज, एल की जो वैल्यूज होंगी वो लाई करती हैं जीरो से एन माइनस वन के बीच में। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं एन मेरा वन है, ठीक है, तो एल की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो, टू, वन माइनस वन, दैट इज जीरो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एन इज इक्वल्स टू टू है, मतलब सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जीरो, टू, टू माइनस वन, सो दिस विल बी जीरो से लेकर वन तक, तो यानी कि जीरो एंड वन, ठीक है। तो L की वैल्यूज क्या है हमारी, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम जीरो से लेकर n माइनस वन तक। अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल्स टू थ्री, तो L कितना हो जाएगा हमारा, जीरो से लेकर थ्री माइनस वन तक, दैट इज जीरो से लेकर टू तक, तो जीरो, वन एंड टू, ठीक है। तो एक शेल, एक सब शेल, दो शेल, दो सब शेल, तीन शेल, तीन सब शेल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सब शेल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि L मेरा क्या था, जीरो था, सबशेल मेरा जीरो है, ठीक है, तो L सबशेल के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको डिनोट करते हैं S से। तो हमारा अगर L की वैल्यू जीरो आ गई तो वो कौन सा सबशेल डिनोट करेगा, S सबशेल डिनोट करेगा, स्मॉल s सबशेल, ठीक है। अगर हमारे L की वैल्यू क्या आ गई है, वन आ चुकी है, तो वन के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, P सबशेल को लिखते हैं। तो L के लिए हमारा P, टू के लिए हमारा डी, थ्री के लिए हमारा एफ, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। जैसे अभी एक जेई में मैंने क्वेश्चन देखा था, उन्होंने क्या दे रखा था, जेई एडवांस के अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि जी सबशेल दे दिया था उन्होंने, और इस जी सबशेल से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस बनाए थे, तीन चार पार्ट्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, या कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही करके वो तुम्हें कोई भी एक सबशेल दे सकते हैं, एस पी डी एफ जी एच आगे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो उससे रिलेटेड वो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा था जी सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, या मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे करके वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं एक सबशेल को देकर, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम बात करें जी सबशेल की, तो जी सबशेल के लिए हमारे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी फोर, ठीक है। अब एल की वैल्यू फोर से हम इसके लिए आगे क्या डिफाइन कर सकते हैं, एन डिफाइन कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे एम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अगर अब मुझे ये देखना है, जैसे मैंने पीछे देखा शेल में सबशेल्स थे, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरे सबशेल्स हैं उसमें ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज टू एल प्लस वन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एल जो है वो वन है, वन का मतलब हो गया पी सबशेल, ठीक है। पी सबशेल में मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, टू प्लस वन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस वन, दिस विल बी इक्वल टू थ्री। यानी कि अगर मेरे एल की वैल्यू वन थी, मतलब पी सबशेल था, तो पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो गए, थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल। किसी भी सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 × 2L+1। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे, मैंने अभी बोला जे एडवांस में क्वेश्चन आया था जी सबशेल में बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 × 2L+1। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 1 9, 9 × 2 = 18। तो जी सबशेल के अंदर एल की वैल्यू 4 थी और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 18। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो ऐसे वो किसी भी सबशेल को दे देंगे। और देखो बहुत इजी सा, मतलब देखने में बहुत इजी लगता है क्वांटम नंबर्स, है ना, बट क्वेश्चन को वो इतना थोड़ा टफ बना देते हैं कि लैंग्वेज ऐसे टफ हो जाती है कि बच्चों को लगता है अरे क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया है। बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ी लैंग्वेज टफ थी कि उसको देख के लगेगा कि अरे बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पर था क्या सिंपल। जी सबशेल के लिए बताओ एल क्या होगा, बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, बताओ उसका एन की वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है, या मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने एसोसिएट हो सकते हैं जी सब शेल से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो पॉइंट्स के थ्रू तुमसे 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम एंड में देखते हैं, मैं सारे एंगुलर मोमेंटम एक साथ लिखवाऊंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थर्ड हमारा क्वांटम नंबर है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हमें बताएगा कि इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल। सबशेल के ओरिएंटेशन मतलब बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताएगा। ऑर्बिटल्स के थ्रू हम ये देख पाएंगे कि उनका ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, पहले तो उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम -L टू +L। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है 3p। ठीक है, n की वैल्यू है 3 और मेरे पास सबशेल कौन सा है, p है, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, n हो गया मेरा 3। ठीक है, अब अगर मुझे इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है, मतलब कि मुझे ये बताना है कि हमारे पास ओरिएंटेशन क्या है सबशेल्स का। ठीक है, तो m की वैल्यू होगी -L से लेकर +L तक। ठीक है, -L का मतलब हो गया -1 से लेकर +1 तक, तो यानी कि -1 0 और +1। ठीक है, तो मेरे पास जो मैंने अभी पीछे पढ़ा कि मेरे पास अगर L सबशेल हुआ, L सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स थे, L के लिए मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 0 1 2 वाला, है ना, 3 ऑर्बिटल्स थे मेरे। इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए जो मेरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है, -1 0 और +1। तो P के लिए, P सबशेल के लिए हम 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जिसमें एक की वैल्यू -1, एक की 0 और तीसरे की +1। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि क्या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है कि अच्छा इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो ज़ीरो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुम्हें सिंपल बोलूँ कि एल अगर मेरा 2 है, तो 2 के लिए क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, -2 से लेकर +2 तक। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एल इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे एम की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, तो ये किसके लिए है, एल की वैल्यू 2 का मतलब है डी सबशेल। ठीक है, तो डी के लिए हम क्या बनाएंगे, 5 और वाइटल्स बनाएंगे, जिसमें पहली की वैल्यू -2, फिर -1 0 +1 और +2। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है टोटल, ये एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, 2l+1 वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ईच वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल, हर एक वैल्यू जो यहाँ पे निकली है वो एक कॉरेस्पॉन्ड कर रही है टू एन ऑर्बिटल। नेक्स्ट है एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एस सबशेल का मतलब है कि हमारे पास एल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 के लिए, 0 का मतलब एम की जो वैल्यू होगी वो क्या, 0 ही जाएगी, यानी कि हम ये बोलेंगे कि एल सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है,
अगला है पी सब शेल, तो अभी हमने पी के अंदर देखा कितने ऑर्बिटल्स आ रहे थे, 3 ऑर्बिटल्स। डी के अंदर अभी हमने देखा कितने आ रहे थे, 5 ऑर्बिटल्स। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एफ आ गया, जी आ गया, तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एल इज इक्वल्स टू 3 फॉर एफ, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारी कितनी वैल्यूज़ आ गई, 7, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, ये लास्ट हमारा फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा। जैसे एक ऑर्बिटल है, सपोज ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एस सबशेल है मेरे पास, इसमें एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो +½ और -½ होती हैं, ठीक है। प्लस सिग्निफाइज क्लॉकवाइज स्पिनिंग एंड माइनस सिग्निफाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम प्लस को सिग्निफाई करो क्लॉकवाइज और माइनस को सिग्निफाई करो एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुमने प्लस को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, तो तुम्हें माइनस वालों को क्या लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा अब इसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती, फॉर्मूला है हमारे पास √n × n+2 बोहर मैग्नेटन, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे, n डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में जैसे बहुत जेई का तो एक फेमस क्वेश्चन रहता है जहाँ पे वो तुमसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे। जैसे आगे 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कि तुम्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दे रखे होते हैं और वहाँ पे तुम्हें सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करना होगा और फिर वहाँ पे तुमसे ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलवाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत चैप्टर्स में यूज़ होता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटन, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम जो है वो क्या है, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके एक चीज़ यहाँ पे हमारी पीछे रह गई थी जो मैं बोल रही थी, कि अगर मेरा क्या है, मैं बात करूँ पी सबशेल के लिए, अगर मेरे पास क्या है पी सब शेल है, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो पहला है पी एक्स, दूसरा है पी वाई और तीसरा है पी जेड, ठीक है। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसे डंबल शेप होती है। सबने डंबल्स देखे होंगे, स्पेसिफिकली लड़कों ने देखे होंगे, है ना। तो इनकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे डंबल शेप में होते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस है जो डिनोट करते हैं हमारे वेव फंक्शन को। तो जब मैं वेव फंक्शन पढ़ाऊंगी तो ये प्लस और माइनस वहाँ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पी और वाइटल्स, पी सबशेल्स की अगर बात करें तो उनकी शेप कैसी है, डंबल शेप के होते हैं, ठीक है। डंबल सबने देखे होंगे, जिम जाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डी और वाइटल। तो डी और वाइटल के अंदर हमारे कितने, डी सबशेल के अंदर कितने हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा साइज सेम नहीं हो रहा है, सेम बनाते हैं साइज, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो पहला वाला मैं लिख रही हूँ, अगर मान लो ये मेरा है d x² - y², अगला होता है dz², फिर dxy dy z और dz(x), ठीक है। तो टोटल d में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है, 5 हैं। तो 5 के लिए हमारा नाम क्या है, पहला है dxy dy z dz(x
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं शेप पढ़वाऊंगी, पर शेप मैं तब पढ़ाऊंगी जब मुझे नोट्स भी पढ़ाने होंगे। तो एक के साथ मैं कवर कराऊंगी, शेप पढ़ाते टाइम नोट्स के बारे में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सिंपल अभी पी के लिए हमारे पास पी सब शेल में 3 और वाइटल्स हैं, नाम है पी एक्स पी वाई और पी जेड। और अगर बात करें डी की तो हमारे पास कितने हैं, 5 और वाइटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें जेई मेंस, कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं और कुछ मैंने इसमें नीट के क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो मुझे लगा है कि जेई में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक बार देखो ज़रा, क्या तुम इसका आंसर मुझे बता सकते हो कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट सेट है ऑफ क्वांटम नंबर्स। हम्म, कोई भी स्कूल बताए मुझे आंसर क्या हो सकता है इसका, कौन सा ऐसा है इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने सिंपल बताया कि n होगा, उसके बाद l होगा, फिर m होगा। तो n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 से लेकर n-1 तक। m क्या होता है हमारा, -l से लेकर +l तक। और फिर मैग्नेटिक सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, +½ या फिर -½ ठीक है, सिंपल। अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो n मेरा 4 है, l मेरा 3 है। ठीक है, यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है, 4D को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब L की वैल्यू माइनस सॉरी M की वैल्यू -L से +L, तो -3 से लेकर +3 तक। तो ये हमारे D के लिए 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, यानी कि 0 1 2। अच्छा, L3 का मतलब हो गया 4F, है ना। तो F में कितने होंगे हमारे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 और वाइटल्स हो गए हमारे। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर +½ या फिर -½ तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, 5 और L = 2, तो मतलब 5D की बात हो रही है। अब 5D के अंदर 5 और वाइटल्स होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही हैं। अब देखो इन्होंने एक मिस क्या कर दिया है, 2 था तो ऑर्बिटल्स होने क्या चाहिए थे, -2 से लेकर +2 तक, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे 0 वाला मिसिंग है। यानी कि ये वाला जो मेरा है, ये मेरा इनकरेक्ट सेट है क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो 4 है, 2 है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, 4D की। तो यहाँ पे 5 और वाइटल्स 1 2 3 4 5 और MS की वैल्यू -½ या फिर +½ ठीक है, 5F अगेन 5F, ML कितना जाएगा, 7 जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, +½ या फिर -½ ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो देखो अगर मैं बोलूँ मेरा ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। मान लो ये मेरा है 2s, ठीक है, तो 2s के अंदर n कितना है, 2, n = 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, l = 0 दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना, m = 0 दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बट स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं ms की बात करूं तो एक अगर +½ है तो दूसरा वाला ms क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर अलग होता है, बाकी n l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों सेम है। ठीक है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, बाय स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एक चीज़ हमें याद रखनी है जो अभी मैंने देखा था, जेई मेंस में पूछी गई थी एक क्वेश्चन कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। तो अभी मैं पढ़ाऊंगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पर
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी, जो तुम मेन फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो उन्होंने हमें सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स दिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो ये चौथा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिले हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला है, ठीक है। एक काम करो, पहले इतना मैंने जो पढ़ाया है उसको लिख लो। तो लिखो इसको, पहले हेडिंग डालो क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, कि डिस्क्राइब साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है, ऑप्शंस गिवन होंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिस्क्राइब करता है, तो एनर्जी को और साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव को, ठीक है। और ये लिख लो, लिखो। लिख लिया है आई होप सबने। सेकेंड वाला भी लिख लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से लेकर n-1, 2l+1, 2 × 2l+1, ठीक है। कर दूँ चेंज? लिख लिया है सब लोगों ने? नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अच्छा एक मिनट, यहाँ हमारा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रह गया था, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ इसका। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2 इंटू √L/L+1, ठीक है। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे आगे जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। l हमारा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
लिख लिया सबने? सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, -L से +L। एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं और एफ में कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो स्पिन क्वांटम नंबर। लिख लिया सबने? नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया है तो एटलीस्ट मुझे चैट में बता दो कि मैम लिख लिया। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। इसको भी लिख लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास n है 3, l है 1, यानी कि बात हो रही है 3p, ठीक है। और 3p का मतलब हो गया हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। इसके लिए होता है हमारा -1, 0 और +1, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम m की जो वैल्यू है -1 है, ठीक है। -1 का मतलब मैं पहले वाले ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। तो बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जो इसमें एसोसिएटेड होंगे। तो इस एक ऑर्बिटल के अंदर -1 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मैक्सिमम आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो फाइनल आंसर विल बी 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers। तो देखो हमें बात हो रही है वही फिर से 3p की। 3p, तीन ऑर्बिटल्स हैं हमारे, -1, 0, +1, ठीक है। तो जिसके लिए ml की वैल्यू 0 होगी उसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक ही तो ऑर्बिटल हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय 3p, जिसके लिए ml की वैल्यू 0 है, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी दैट इज 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट।
तो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट चेक करते हैं। हमारे पास ये है 3L2 है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं 3D की, ठीक है। 3D के अंदर -2 पॉसिबल है ना। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर L2 है तो M की वैल्यू -2 से लेकर +2 होंगी, ठीक है। तो -2 तो पॉसिबल है। स्पिन क्वांटम नंबर +12 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो पॉसिबल है। अगला चेक करते हैं। 4 0 मतलब 4s की बात हो रही है। M हमारा 0 है, ठीक है। S हमारा हाफ है, ओके। अगला देखते हैं 3D। 3D में अगर हम बात करें L की वैल्यू 2 है, तो हमारे जो L की मतलब सॉरी M की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? -2 से लेकर +2 तक होनी चाहिए थी, है ना। पर अगर हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखें, उन्होंने M क्या दे रखा है? -3 दे रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है D के लिए, है ना। D की वैल्यूज़ क्या होंगी? -2 -1 0 +1 +2। -3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये हमारा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी ये वही जो भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2s की, s का मतलब हो गया L=0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? √L × L+1 × H/2π। तो ये कितना है? L तो हमारा 0 है, 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी बी ऑप्शन 0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो पहले ये लिख लो। यहाँ तक लिख चुके थे, यहाँ से लिखो। लिख लिया सबने? क्वेश्चन चेंज कर दूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सब लोग लिख रहे हैं ना क्वेश्चंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लिख लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पर उससे पहले हमें कुछ प्रिंसिपल पढ़ने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ने से पहले तो हमारे पास पहला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली से पहले हम लोग ऑफवा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ए से ऑफवा, सबसे पहला ऑफवा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफबा प्रिंसिपल ने उन्होंने क्या बोला हमें कि जब भी तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। ठीक है, ऐसे हमारे ऑर्बिटल्स चलते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग एनर्जीज पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज n+l का रूल। क्या है, n+l रूल। ठीक है, n+l की वैल्यू जिसकी भी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहले तुम्हें वो ऑर्बिटल फिल करना है जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद वो ऑर्बिटल फिल करना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो 1s में अगर मैं देखूँ तो 1+0 2+0 2+1 3+0 3+1 3+2 4+0। ठीक है, अब अगर मैं इन सब में देखूं, इसके आगे भी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 4s 4p आएगा, फिर 4d आएगा, 5s 5p, तो ये एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो n+n 1, ये 2, ये 3 3 4 5 4। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, यानी कि पहले हम फिल करेंगे 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर उसके बाद 3s को। अच्छा, अब देखो अगर n+l सेम हो जाए, अगर n+l सेम हो जाए तो तुम्हें चेक करना है जिसके n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 2p और 3s में किसकी एनर्जी ज़्यादा, 3s की एनर्जी ज़्यादा। उसके बाद फिर n+l ज़्यादा है तो एनर्जी बढ़ गई। फिर से 4 के बाद, अब 4 के बाद 4 ही आएगा, 5 तो बाद में आएगा, तो 3p के बाद किसको फिल करोगे, 4s को फिल करोगे, और फिर 3d को फिल करोगे। तो 3p के बाद कौन आएगा हमारा 4s, और फिर 4s के बाद कौन आएगा 3d। ठीक है, तो n+l जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम इलेक्ट्रॉन्स को हमें उसी ऑर्डर में फिल करना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे ये बना हुआ है ना, सबसे पहले हमारा आएगा 1s, फिर आता है हमारा 2s 2p 2p के बाद 3s 3p 3p के साथ हमारा 3d आता है, 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही 5s 5p 5d 5f 6s और 6p। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की किस में फिलिंग करनी है हमें, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 2p के बाद जाएगा 3s में, 3s के बाद जाएगा 3p में, 3p के बाद 4s। तो अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में। तो अब देखो 5s हमने देखा, 5s 5p और एक क्या था 4d, 3d 4p 5s, यही लिख लेते हैं, काम करते हैं। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि हमारा 3d 3p के बाद, 3p के बाद कौन आ रहा था, 4s आ रहा था, और उसके बाद हमारा 3d आएगा। ठीक है, तो पहले 3p फिर 4s उसके बाद 3d भरना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो 4s के बाद कौन आएगा, 4p आएगा। ठीक है, 4p के बाद हमारा क्या आ रहा है, 5s आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 4p के बाद 4d आना चाहिए था, है ना। तो 5s और 4d को कंपेयर करते हैं, 5s और 4d को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हो गया 5+0, यहाँ पे कितना हो गया 4+2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है 4d की, तो 4d की फिलिंग बाद में होगी, पहले फिलिंग होगी 5s की। तो 5s के बाद 4d,
फिर 5p, फिर 6s, फिर 6s के बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p और लास्ट में 5f। ठीक है, इतना ज़्यादा तक यहाँ तक तो नहीं फिलिंग के लिए आएगा। ठीक है, मोस्टली वो 6s तक ही देते हैं या फिर वो 4d तक ही देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर n+l जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर n+l वैल्यू सेम है तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे अगर n+l सेम आ गया तो 4p और 3d में किसको देखोगे, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो पहले 3d को फिल करोगे फिर 4p को फिल करोगे। ठीक है, तो ये हमारा था ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा के बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो बोल रहे हैं, मान लो मैंने जैसे अभी पीछे क्वेश्चन भी कराया था, मान लो मेरे पास 2s ऑर्बिटल है एक, इस 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए यह काम करो, p वाला लेके समझाती हूँ अब। मान लो हमारे पास है 3p ऑर्बिटल, तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, -1 0 +1। ठीक है, तो इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी अभी इसमें भी 2 मान लो, इसमें भी 2 मान लो। ठीक है, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ये -1 वाले को उठाऊं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर -1 वाले के लिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लिए n की वैल्यू तो 3 जाएगी, l की वैल्यू 1 जाएगी, है ना। ये तो सेम ही जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n 3 जाएगा, l मेरा 1 जाएगा। ठीक है, और m की वैल्यू भी क्या जाएगी, सेम ही जाएगी, -1 ही जाएगी। ठीक है, पर चेंज क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, है ना, ms की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन से नहीं बना सकते कि सपोज तुम्हारा ये p ऑर्बिटल है, तुमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम डायरेक्शन में बना दिया या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया, तो इस केस में क्या होगा कि उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी। कितना जाएगा, n3 l1, m कितना होगा -1 और ms कितना होगा +½ या फिर -½ दोनों का, है ना। तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। तो पॉलीज एक्सक्लूज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, फर्दर देखो, नेक्स्ट है हुन्स रूल। ठीक है, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लो मेरे पास p ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं मेरे p सब शेल में। ठीक है, अब अगर मुझे मान लो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, उसमें मेरे पास क्या आ गया, p3 आ गया। ठीक है, तो मुझे अब p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते कि 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, है ना। तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है ये हमारा गलत हो जाएगा। पॉली के अकॉर्डिंग क्या है कि तुम पहले तीनों ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल्ड कर दो, उसके बाद अगर उन्होंने और तुम्हें चौथा पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन दिया है उसके बाद तुम उसकी पेयरिंग कराओगे। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, सिंगली फिल्ड करोगे हर एक ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद अगर जैसे उन्होंने p4 दे दिया तो p4 के लिए पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल कराओ, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में इन्वॉल्व कराओ। ठीक है, ऐसे अगर उन्होंने तुम्हें p या d दे देते हैं, d5 दे दिया तो पहले D5 को सिंगली फिल कराओ, 1 2 3 4 5, ये करेक्ट है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम पहले क्या करें, पेयरिंग करा दें 1 2 3 4 5, तो ऐसा गलत हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल्ड कराओ, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे D6 आ गया तो D6 के लिए छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग में, 7th यहाँ, 8th यहाँ, 9th यहाँ और 10th यहाँ। ठीक है, तो 3 प्रिंसिपल है हमारे, ऑफबा, पॉली और हुन्स रूल। ठीक है, ऑफबा के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी
वो ऑर्बिटल्स पहले आएंगे जिनकी एनर्जी कम है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, ठीक है। पहला रूल चेक क्या करना है, n+l रूल के अकॉर्डिंग चेक करना है, जिसका n+l कम है, उसकी एनर्जी कम है, उसको पहले फिल करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ थी, अगर n+l सेम आ गया है ना, अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो उस केस में क्या करोगे, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसको बाद में फिल करोगे, ठीक है। अगला था हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिन्होंने क्या बोला कि तुम दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को सेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर, तो उनके जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उसमें से एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास हुन्स रूल। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हर एक ऑर्बिटल को पहले सिंगली फिल करो, उसके बाद उसमें पेयरिंग करानी है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे, ठीक है। पर पहले ये तीनों रूल लिख लो, मतलब तीनों प्रिंसिपल लिख लो, लिखो। आई होप सब लोग लिख रहे हैं इसको नोटबुक में। चेंज कर दूं? लिख लिया सबने? नेक्स्ट अफवाह प्रिंसिपल। नेक्स्ट, ये दोनों रूल्स लिख लेना।
नेक्स्ट, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ 4f ऑर्बिटल, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर्स n l m एंड s कैन इट हैव। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास। 4f ऑर्बिटल है हमारे पास, है ना। तो 4 के लिए n कितना हो गया 4, f के लिए कितना हो जाएगा हमारा। कोई तो बताओ कमेंट सेक्शन में। 3, f हमारा 3, और क्या है, हमें m पूछा है, सॉरी l हमारा 3। उसके बाद m की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -3 से लेकर +3 तक, और फाइनल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, +12 से लेकर +12 और -12। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होंगी। अगला देखते हैं, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच ऑफबा प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो हमारे पास क्या था, 3 प्रिंसिपल थे, ऑफबा, होन्स और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमने पढ़ा हॉफबा में कि पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करनी है, पहले हम लोएस्ट एनर्जी वाले में करेंगे, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी वाले में फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हुए हैं, फिर यहाँ 2, फिर 1 1। ठीक है, तो ये हुन्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, हॉफबा को भी कर रहा है ना। अगला हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास एस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, पर पी के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। होना क्या चाहिए था, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। पहले हम एस को फिल करेंगे, बाद में ही तो पी पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी, बाद में हमें पी पे मूव करना था। यहाँ पे देखो ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी फिर हम पी पे मूव करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी फिर हम पी पे मूव करें। ठीक है, तो कौन सा हमारा वॉयलेट हो रहा है, बी वाले में हमारा क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन्स एस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पी में जाने चाहिए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, अब तो हाइजेनबर्ग है, तो ये पहले क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लिख लो। ठीक है, अब देखो हमने अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा कि कैसे लिखना है ना, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल, अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए कन्फिग्रेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम इसके थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, पर अगर वो क्वेश्चन में तुम्हें स्पेसिफिकली लिख के दे दे, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, है ना। तो अगर वो स्पेसिफिकली लिख के दे दें कि हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिसका एन जितना ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर एन की वैल्यू सेम है तो उस केस में उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जैसे पहले क्या आता है, 1s, 1s के बाद 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, फिर 2p के बाद आता है 3s, 3p, 3d, फिर आएगा 4s, 4p, 4d,
4f एंड सो ऑन चलेगा, है ना। तो हमने नॉर्मली देखा था क्या था कि 3D और 4s में हम पहले 4s को फिल करते हैं, बाद में 3D को फिल करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1s की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 2s 2p दोनों की एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि n की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसके बाद हमारा 3s 3p और 3D तीनों की एनर्जी सेम। 3D के बाद n बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगी। 4s 4p 4d 4f सबकी एनर्जी ज़्यादा सेम, ठीक है। 4f के बाद 5s आएगा, 5s 5p 5d 5f इन सब की एनर्जी सेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो इसको भी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये वैसे तो बहुत देखो इजी सा टॉपिक है, पर इस टॉपिक से बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं जेई एडवांस में और मेंस में, दोनों में ही, है ना। तो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों एग्जाम्स के लिए, पहले तो मेंस है हमारा, है ना। मेंस क्लियर करेंगे पहले तो हम, उसके लिए हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली उसके क्वेश्चंस, है ना। ये तो फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे, पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं मैथ्स वाले सर की वीडियो देख रही थी एक, तो उन्होंने तुम्हें जैसे बताया कि मैथ्स में तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो सेम केमिस्ट्री में भी फॉलो होता है, पर केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं होता है काम, उसके लिए तुम्हें थ्योरी भी पता होनी चाहिए। थ्योरी नहीं पता होगी तो अगर सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले भी पता है तो भी तुम हो सकता है क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है मैथ्स में क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बट केमिस्ट्री में क्या है कि जितनी ज़्यादा थ्योरी और थ्योरी के साथ बैलेंस करके जितने ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ही एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, अब देखो अगर उन्हें जी के एग्ज़ाम में, अगर उन्हें तुम्हें डायरेक्ट मतलब न्यूमेरिकल के थ्रू ही क्वेश्चन देखने हैं देने हैं, फिर तो कोई भी स्टूडेंट उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा। फिर तो वो डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद कर लें, फॉर्मूलेज याद करके वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लें, हो जाएगा। पर कुछ कुछ केस कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे थ्योरी छोड़ देते हैं, थ्योरी में कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जिसके वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। फॉर्मूला तो पता है पर फॉर्मूले के थ्रू भी हम वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, केमिस्ट्री में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को बैलेंस करके पढ़ना है, ठीक है। तुमने अगर आज एक थ्योरी पढ़ ली, हमने आज एक हाइजनबर्ग के बारे में पढ़ लिया, तो उसी से रिलेटेड तुम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो हमारे पास है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ एरर आना, है ना। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कुछ एक सर्टेन चीज़ नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आज शायद 2 बजे वाली क्लास लूँ, शायद 2 बजे वाली क्लास लूँ, है ना। तो मेरी वो एक अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है मेरी बात में, है ना, कि हो सकता है मैं ना भी लूँ। अनसर्टेनिटी बेसिकली यहाँ पे क्या डिफाइन करेगी, एरर को डिफाइन करेगी कि किस चीज़ में कितना एरर आ रहा है, ठीक है। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हम स्पेसिफिकली बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, जो भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एल्फा पार्टिकल्स एटम्स आयंस, है ना। तो जो भी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं हम उनकी बात करते हैं हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। मैं वो भी बताऊंगी कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए क्यों पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए अगर हम बात करें, उन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जितनी भी तुम्हारी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, अगर तुम उनका
मोमेंटम और उनकी पोजीशन साइमल्टेनियसली निकालने जाओगे तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा, तुम्हें दोनों चीज़ें एक साथ करेक्ट नहीं मिल सकती। तो उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब ये जो तुम्हारा एरर आ रहा है ना, ये या तो ज़्यादा या इक्वल किसके आएगा, एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो एच क्या होता है, एच एक प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना, यही होती है। 4 पाई मैं मान लेती हूँ कितना जाएगा, 10 के आसपास, है ना। तो यहाँ पे अराउंड 10⁻⁻35 हो गया। 10⁻⁻34, 35 बहुत ही छोटी वैल्यू है ना। अगर हम देखें इसको काउंट भी हम करें कि वो बोल रहे हैं कि जो एरर आ रहा है वो कुछ एच अपॉन 4 पाई इसके आसपास आएगा, पर ये जो वैल्यू है तो बहुत ही छोटी है ना। तो ऐसे तो फिर हम इसको इग्नोर भी कर सकते थे, है ना, लेकिन हम इसीलिए हम बोलते हैं कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए पढ़ते हैं। क्यों माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए पढ़ते हैं, अब जैसे देखो हमें पता है मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू डेल्टा वी। मास कांस्टेंट है तो मास को हमने लिखा है एम, डेल्टा वी क्या है हमारा, वेलोसिटी में जितना भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मास इनटू डेल्टा वी, हमने यहाँ डेल्टा वी को एज इट इज़ रखा, मास को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब देखो मैं अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31 kg, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो अब सोचो तुम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर अराउंड कितना जाएगा, 3 के आसपास, है ना। तो 10⁻⁻3 जो मेरा बच रहा है वो तो इतना ज़्यादा मेरा एरर, मतलब वो तो इतनी छोटी वैल्यू नहीं है, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। 0.001 जो मेरा बच रहा है ये तो मेरा अच्छा खासा एक एरर है ना। अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम को निकाल रही हूँ तो ये तो मेरा अच्छा खासा एक एरर आ रहा है। तो इसी वजह से अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें जहाँ पे मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मास बहुत ज़्यादा होगा तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, बहुत, सॉरी, हाँ ठीक बोला मैंने, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए मास बहुत कम होता है, ये वैल्यू बहुत कम है जिस वजह से ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं बोलूँ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए मास क्या है, ज़्यादा है, उनका अच्छा खासा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल आंसर आएगा वो बहुत ही क्या आता है, मतलब उसको हम नहीं काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं पढ़ते, हम ये जो रिलेशन है वो किसके लिए पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, मास 10⁻⁻31 बहुत कम है जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर ज़्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूला हमारा ये है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो अब हमने डेल्टा पी मोमेंटम की जगह क्या लिख दिया है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हमारा नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन चुका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे 2-3 फॉर्मूलेज हैं जो मैं एनर्जी की टर्म्स में हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी वाले फॉर्मूले लिखेंगे इसकी टर्म्स में। ठीक है, अभी के लिए क्या है, हाइजेनबर्ग स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ठीक है, अब देखो ये इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ 25 ग्राम इन स्पेस। एक काम करो, पहले तो ये लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर ये क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, कर दूं चेंज, लिख लिया सबने फॉर्मूला। अब देखो पहला क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, हमें चाहिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन अनसर्टेनिटी दे रखी है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, मास कितना में दे रखा है, 25 ग्राम। पहले तो देखो इस फॉर्मूले के लिए मास जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको केजी में चेंज कर लूँ, 25 डिवाइड बाई 1000, दिस विल बी 0.025 kg। ठीक है, अब फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा पी की जगह क्या लिख लेंगे हम, m डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना है, 10⁻⁻5। निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी को एज इट इज़ रखेंगे, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h/4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ऊपर केजी में आता है जूल सेकेंड, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मास भी जूल केजी में लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 ले लो, नहीं दे रखा तो, इंटू मास कितना है 0.025 इंटू डेल्टा एक्स कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, 10⁻⁻5। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमारा आंसर ए ऑप्शन है, 2.1 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, सिंपल, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का क्योंकि टाइम हो गया है ना। तो असर्शन क्या है हमारे पास, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो ये भी हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। तो देखो जब मैं क्वांटम नंबर पढ़ाई थी तो मैंने बोला भी था कि जो पाथ है वो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, दिस इज रॉन्ग। तो ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, ये होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, हमें दे रखा है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो मैं अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम निकाल के लाना है। ठीक है, तो ये लिख लो होमवर्क, पहले ये लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, ये होमवर्क लिख लो। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।